हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट 12 का फुल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये सेट जो है दोस्तों आपके दरोगा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एईडीओ हो गया उसमें भी जीके जीएस आता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से सभी क्वेश्चन को देखेंगे और उसका डिस्कशन करेंगे दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला तो इंग्लिश है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो गया। दूसरा भी इंग्लिश है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा इंग्लिश, हिंदी और मैथ के सबको हम जीएस और करंट अफेयर पर ज़्यादा जोड़ देंगे। ठीक है, तो पहला निम्नलिखित कथन में विचार करना है। ठीक है, तो कथन दिया है अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं और कारण दिया है परासरण कोशिका में जल और गैसों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो इसका जो है दोस्तों कथन तो सही दिया है लेकिन कारण गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है दोस्तों, और इसका आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद क्या है 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर किस आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो बताइए किस आधार पर लगा सकते हैं। तो है 2, 3 और 5। आंसर ऑप्शन नंबर डी 2, 3 और 5, यानी सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता के आधार पर। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया। यहाँ से और अनुच्छेद पूछ लेता है, जैसे अनुच्छेद 28 में क्या है। तो अनुच्छेद 28 में कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों अथवा धार्मिक उपासना के लिए उपस्थिति होने का स्वतंत्रता है। ठीक है, और अनुच्छेद 26 पूछता है तो उसमें धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 25 याद रखिएगा, अंतःकरण तथा धर्म के प्रकटन, अभ्यास एवं प्रसार की स्वतंत्रता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, परमाणु की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है, इसमें से सही कथन छांटना है। ठीक है, तो पहला कथन है, समान तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं, तो सही है। दूसरा है, विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न किंतु परमाणु भार समान होते हैं वे समभारी कहलाते हैं, ये भी सही है। तीसरा है, विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उसको समन्यूट्रॉनिक कहते हैं, ये भी तीसरा कथन भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट मिलान करने वाला है, तो एक तरफ आपका सामान्य पदार्थ दिया है, एक तरफ पीएच मान मिलाना है। ठीक है, तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, बताइए मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो ये इसका होता है 7.3 से 7.5 के बीच। ठीक है, दूसरा से मिल जाएगा। दूध का पीएच मान कितना होता है ये बताइए, तो दूध का मिल जाएगा 6.5 से 6.7 तक ले। ठीक है, मानव लार का पीएच मान कितना होता है, तो इसका मिल जाएगा आपका पहला से 5.5 से 7.5 के बीच। और मानव मूत्र का पीएच मान पूछेगा तो 4.5 से 8 के बीच होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो जाए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से कुछ कुछ पूछ लेता है पीएच मान में से, जैसे नींबू का रस का पीएच मान 2 होता है। ठीक है, सिरका का 2.4 से 3.4 होता है। खट्टा दूध का 4.5 होता है। शुद्ध जल का 7 होता है, जानबे करते हैं। और समुद्री जल का पूछ देता है कभी कभी, तो इसका 8.1 लगभग होता है। और बेकिंग सोडा का 9 होता है, ये सभी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल है, बताइए इनमें से कौन कौन जो है त्रिपिटक में शामिल है। तो इसका आंसर होगा तीनों शामिल है, यानी विनय पिटक, अभिधम पिटक और सूत पिटक, ये तीनों शामिल है। ठीक है, और सूत पिटक में क्या है, तो उसमें बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन है सूत पिटक में। ठीक है, ये सभी पूछ देता है कभी कभी। और विनय पिटक में जो है बौद्ध संघ के आचार विचार और नियम निषेध संकलन है, नियमों में सभी विनय पिटक में। ठीक है, और अभिधम पिटक में क्या है दोस्तों, इसमें बौद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन अभिधम पिटक में। तीनों का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित है, बताइए इनमें से कौन जो है सही सुमिलित है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो सही है। नाइचो जो है जापान का सही है ये। ठीक है, और इसमें से सवाक कहाँ का बताइए, तो सवाक जो है दोस्तों ईरान का है। ठीक है, सवाक ईरान का है। और मुखबरात मिस्र का है। और FBI कहाँ का है बताइए दोस्तों, FBI कहाँ के है, ये है आपके अमेरिका का है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, अमेरिका का है। और ब्रिटेन का पूछेगा तो कौन सा होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ब्रिटेन के कुछ गुप्त संस्था का नाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 और प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को चुनिए। ठीक है, तो पहला कथन है, माइक्रो DNA की खोज एवं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनिमय में योगदान हेतु गैरी रुआकुन एवं विक्टर एम्ब्रोस को वर्ष 2024 के चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, ये सही है। दूसरे संस्थाओं के निर्माण और समृद्धि पर उनके प्रभाव का शोध करने के लिए डेविड बेकर, जॉन एम जम्पर एवं डेमिस हस्बिस को 2024 का अर्थशास्त्र क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो नहीं, ये दूसरा कथन जो है दोस्तों गलत है। तो इसका आंसर क्या, पहला कथन जो सही है। ठीक है, और ये तीनों को जो है दोस्तों
अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नहीं बल्कि रसायन शास्त्र के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर। हाल ही में शुरू किए गए नक्शा कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है बताइए, नक्शा के लिए कौन सा कथन सही है। तो चलिए जानते हैं। इसका पहला कथन है, यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन भूमि संसाधन विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है, सही है। दूसरा कथन है, यह कार्यक्रम शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, ये भी सही है। तीसरा कथन, इसका उद्देश्य ग्रामीण आवासीय क्षेत्रों में पारंपरिक मानचित्रण विधियों को बढ़ावा देना है, नहीं दोस्तों, ये गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 1 और 2 जो है सिर्फ सही है। ठीक है, मैं यहाँ से पूछ सकता है कि नक्शा जो है तो इसका कार्यक्रम, तो नक्शा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो होता है नेशनल जियोस्पेटिकल और नॉलेज के हो गया। उसके बाद बेस्ड लैंडरी सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन। ठीक है, ये सभी इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कमिलो गोल्जी द्वारा खोजा गया ब्लैक रिएक्शन से क्या तात्पर्य है। तो ब्लैक रिएक्शन से क्या तात्पर्य है, उससे है कि कोशिका संरचनाओं को अभिरंजित करने की एक विधि है ब्लैक रिएक्शन। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट है आपका, और वर्ष 1923 में स्वराज पट्टी को क्यों स्थापित की गई थी बताइए। वर्ष 1923 में स्वराज पट्टी बना था ना, तो उसको क्यों बनाया गया था, तो इसका आंसर होगा विधानसभाओं में अवरोध डालने हैं। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और स्वराज पार्टी का गठन जो है 1923 में इलाहाबाद में किया गया था। ठीक है, इसके संस्थापक चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे, ये भी ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यानी लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई बताइए। लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुआ था 10 जून 1920 को। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 10 जून 1920। ठीक है, और उसके बाद ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। ठीक है, ये स्थापना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है, इसमें से गलत कथन छांटना है। ठीक है, तो पहला कथन है दोस्तों, विश्व आर्थिक मंदी 1929 का सर्वाधिक बुरा प्रभाव जर्मनी पर पड़ा था, ये सही है। दूसरा कथन है, अमेरिका विश्व आर्थिक मंदी के प्रभाव से अछूत रहने वाला एकमात्र राष्ट्र है, गलत है। तो इसका आंसर है केवल दूसरा कथन जो है गलत है। ठीक है, पहला कथन सही था, दूसरा कथन गलत है। आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक मंदी जो है 1929 में आरंभ हुई और समाप्त हुआ 1934 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किसी गैर धन विधेयक को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है, तो राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कार्यवाही नहीं कर सकता। तो बताइए इसमें से क्या कार्यवाही नहीं कर सकता राष्ट्रपति। तो इसके आंसर ऑप्शन डी हो जाए, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी सभी कार्यवाही जो है कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वां प्रश्न है, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 NW2 किस किस को जोड़ती है बताइए। जल मार्ग से क्वेश्चन आते रहता है दोस्तों, तो इसको पूरा डिस्कशन कर लेंगे। तो इसका आंसर आप लोग पता ये भी क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो सदिया से धुबरी को जोड़ता है। ठीक है, सदिया से धुबरी को। यहाँ से आते रहता है क्वेश्चन, तो जान लेते हैं। जल मार्ग संख्या 1 ये कहाँ से कहाँ तक है, इलाहाबाद से लेकर हल्दिया के बीच है। ठीक है, और NW2 जो है सदिया से धुबरी के बीच है, और NW3 कोल्लम से कोट्टापुरम तक है। ठीक है, और NW4 भी पूछता है तो ये काकीनाडा से मरकानम तक है, और NW5 जो है तलचर से धमरा के बीच है। तो ठीक है, इस सभी को ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, पश्चिम बंगाल का टीटागढ़ एवं रानीगंज किस उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है बताइए। टीटागढ़ एवं रानीगंज जो है ये सब किस उद्योग का महत्वपूर्ण उद्योग केंद्र है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए, तो आंसर हो जाएगा कागज उद्योग है वहाँ पे। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए कागज उद्योग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है बताइए। भारत के शेयर बाजार के कार्य को कौन नियंत्रित करता है, तो सेबी करता है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी सेबी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन GDP की गणना करने की विधि नहीं है बताइए। इनमें से कौन जो है GDP गणना करने की विधि नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। तो हो जाएगा ह्रासमान लागत विधि जो है GDP गणना करने की विधि नहीं है। आंसर का ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने सी-अस्पा तथा द्वि-अस्पा का नियम लागू किया था बताइए। ये सी-अस्पा और द्वि-अस्पा का नियम कौन लागू किया था, तो किया था जहांगीर किया था। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी जहांगीर किया था। ठीक है, और इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। और एक कब लागू किया था, यहाँ से ईयर भी पूछ लेता है, तो ईयर ध्यान रखिएगा 1615 में लागू किया था। ठीक है, ईयर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, इनमें से सत्य कथन चुनना है आपको। ठीक है, चलिए कथन पढ़ते हैं। तो पहला कथन है,
चीन में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में 10 जून 2025 को पवित्र पेसोन पोया उत्सव मनाया गया। गलत कथन है, ठीक है। दूसरा कथन है अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक अनुसंधान संस्थान ने इंडोनेशिया में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया। ये भी गलत है। तीसरा, हाल में भगवान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची मूर्ति गुयाना में स्थापित की गई। हाँ, ये सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल तीसरा कथन जो है दोस्तों सत्य है, ठीक है। और यहाँ से जो पहला कथन था इसमें, ये श्रीलंका में मनाया गया है। कौन सा उत्सव है? पेसोन पोया उत्सव जो है श्रीलंका में मनाया गया है, चीन में नहीं, इसीलिए गलत था, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से है कि अंतर्राष्ट्रीय रामायण वैदिक अनुसंधान संस्थान ने इंडोनेशिया में नहीं किया था बल्कि कोलंबो में किया था, ठीक है। कोलंबो में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया था। आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा दोनों को। नेक्स्ट है विश्व की कुछ प्रमुख कंपनी और सीईओ का मिलान करना है, ठीक है। एक तरफ आपका कंपनी है, दूसरी तरफ उसका सीईओ कौन है बताना है, ठीक है। तो बताइए ओपन एआई का सीईओ कौन है? तो इसके सीईओ जो है सैम ऑल्टमैन है, तो दूसरा से मिल गया। उसके बाद संसद टीवी का सीईओ, तो इसके उत्पल कुमार सिंह हो गया है, ठीक है। उत्पल कुमार सिंह चौथा से मिला दिए। फिर है टीसीएस के सीईओ कौन है? तो टीसीएस के सीईओ के कीर्तिवासन है, पहला से मिल गया। और एप्पल का सीईओ बताइए। तो एप्पल का सीईओ तो आप लोग जानते करते हैं टिम कुक है, ठीक है। तो तीसरा से मिल गया, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी होगा। और यहाँ से बताइए एक और छूट कल्याण कृष्णमूर्ति, ये एक्स्ट्रा दिया है, तो ये बताइए किसका सीईओ है? तो कल्याण कृष्णमूर्ति जो है फ्लिपकार्ट के सीईओ है, ठीक है, याद रखिएगा फ्लिपकार्ट का। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। चार्ल्स का नियम गैसों के किन दो गुणों के मध्य संबंध स्थापित करता है? तो ये किसके किसके बीच संबंध स्थापित करता है? तो ये करता है आयतन एवं ताप के बीच। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयतन एवं ताप के बीच, ठीक है। गैसों के संबंध में तीन लगभग बहुत नियम है, तो मेनली तीन पूछता है। तो चार्ल्स का नियम एक हो गया, इसके अनुसार नियत दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप का समानुपाती होता है, ठीक है। और एक और बॉयल का नियम होता है, इसमें ताप जो है नियत रहता है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन में असत्य कथन का चयन कीजिए। बताइए इसमें से कौन सा कथन जो है असत्य है दोस्तों? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है असत्य है। पहला कथन है सेलुलोज पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, सही है। तीसरा कथन केंद्रक में क्रोमोसोम होता है, ये भी सही है। चौथा डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, ये भी सही है। दूसरा कथन जो गलत था, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 हो गया, ठीक है। इसमें देख जंतु की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है दोस्तों, बल्कि जंतु में तो कोशिका भित्ति होता ही नहीं है, ठीक है, इसलिए गलती था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट मैथ है, तो इसके आंसर बता देते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 33,000, ठीक है। और उसके बाद वाला मैथ का आंसर होगा 14, ठीक है, ऑप्शन ए हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। और उसमें से क्या करना है? सही कथन चुनना है, ठीक है। तो चलिए कथन पढ़ते हैं। पहला कथन है तराई मिट्टी का विस्तार बिहार के उत्तरी सीमा से सटे हुए जिलों में है, हाँ सही है। दूसरा कथन है उत्तर बिहार के मिट्टियों का निर्माण सोन पुनपुन फाल्गुन द्वारा हुआ है, नहीं दोस्तों ये गलत है। तीसरा है टाल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिण तट पर बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है, हाँ ये सही है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। केवल 1 और 3 कथन जो है, 2 ही कथन सत्य है, जो 1 और 3 है, ठीक है। और उत्तर बिहार की मिट्टियों का निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा और उसकी सहायक नदियों से हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसी मेची परियोजना को निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है? बताइए कोसी मेची परियोजना किस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया है, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न है बकमिस्टर फुलरिन एक अप्रूफ है किसका? तो बकमिस्टर फुलरिन किसका अप्रूफ है बताइए? तो ये अप्रूफ है आपका कार्बन का अप्रूफ है, ठीक है। आंसर का ऑप्शन नंबर सी कार्बन का, ठीक है। कार्बन के 3 अप्रूफ है, एक हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरिन है, ठीक है। तीनों को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका निम्नलिखित में से किस आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किया गया था? बताइए किस आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुआ था? तो उस आश्रम का नाम क्या है दोस्तों? बताइए आपको क्या होगा इसका आंसर? तो है पौनार आश्रम से शुरू हुआ था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पौनार आश्रम से, ठीक है। पौनार आश्रम कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। और इस शुरुआत हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को आचार्य विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किया था, ठीक है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी को जो है दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मिलान करने वाला है, एक तरफ आयोग है दूसरी तरफ अध्यक्ष है, बताइए, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं। रेलवे आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष जो है टॉमस रॉबर्टसन है, ठीक है।
तो ये मिल जाएगा, चौथा से मिल गया, ठीक है, पहला मिल गया, चौथा से। उसके बाद है अकाल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। अकाल आयोग के अध्यक्ष जो है तो ये किससे मिलेगा, तो ये हो जाएगा एंथनी मैकडोनाल्ड थे, इनसे पहला से मिल गया एंथनी मैकडोनाल्ड, ठीक है। उसके बाद सिंचाई आयोग, तो सिंचाई आयोग क्या मिल गया आपका, कॉलिन स्कॉट मिनक्रिक से, दूसरा से मिल जाएगा। और पुलिस आयोग के जो है अध्यक्ष एंड्रयू फ्रेजर थे, ठीक है। तो बताइए इसके ईयर भी पूछ लेता है कि स्थापना कब हुआ था। तो रेलवे आयोग का स्थापना 1901 में हुआ था, ठीक है दोस्तों, 1901 में। उसके बाद अकाल आयोग, तो अकाल आयोग का स्थापना कब हुआ था, इसका पूरा 1900 में इसका स्थापना हुआ है। और सिंचाई आयोग का स्थापना 1901 में ही हुआ है इसका भी। और एक पुलिस आयोग बच गया था, पुलिस आयोग का स्थापना जो है दोस्तों 1902 में किया गया है। सभी को याद रखिएगा ईयर सहित, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद होगा कौन नंबर, हाँ 32 नंबर प्रश्न होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ग्राम सभा को विशेष अधिकार और शक्तियाँ प्रदान करता है, विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों के लिए। तो बताइए कौन सा अधिनियम है, तो वो हो जाएगा आपका पंचायत अधिनियम 1996, आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंचायत अधिनियम 1996 यानी पेशा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मनरेगा योजना के तहत मुखियाओं का प्रशासनिक स्वीकृति सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, बताइए। तो ये कितना कर दिया गया दोस्तों, तो 10 लाख रुपए कर दिया गया है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 10 लाख, ठीक है। पहले 5 लाख था और बढ़ाकर 10 लाख हो गया है। आगे है एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज निम्न में से कौन सा है, तो बताइए। तो मालूम होगा आपको कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और इसका स्थापना पूछ देगा तो इसका स्थापना जो है 1875 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 35वां प्रश्न है, मिस्ट्रल बाइज निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है, बताइए। मिस्ट्रल बाइज जो है किस देश का स्थानीय पवन है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका फ्रांस का है, ठीक है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी फ्रांस का। और कुछ कुछ पूछ लेता है, जैसे स्थानीय पवन, जैसे बोरा कहाँ का है, तो बोरा जो है इटली उटली से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। और पैम्परो पूछ देता है, अर्जेंटीना और उरुग्वे में होता है पैम्पेरो, ये सब ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ पूछ देता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, करेवा जो केसर के उत्पादन के लिए उपयोगी है, निम्नलिखित में से मुख्य रूप से किस हिमालय में पाई जाती है, तो बताइए करेवा किस हिमालय में पाया जाता है, तो ये आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कश्मीर हिमालय में, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी कश्मीर हिमालय, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट इसका कौन नंबर होगा, अब इसके बाद 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन समानांतर परिपथ का उदाहरण है, बताइए। समानांतर परिपथ का उदाहरण इनमें से कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी जो है समानांतर परिपथ का उदाहरण है, यानी घरेलू वायरिंग प्रणाली, स्ट्रीट लाइटें, कार की हेडलाइटें, ये सभी समांतर परिपथ में जुड़ा रहता है, ठीक है। और समांतर परिपथ में बताइए कि फॉर्मूला क्या रहता है उसको जोड़ने का, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध बराबर होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + डॉट डॉट 1/Rn, ठीक है। और श्रेणी क्रम में सीधा सीधी जोड़ देते हैं R1 + R2 + R3 + डॉट डॉट डॉट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर से संबंधित निम्नलिखित पर विचार करना है और कथन सही चुनना है, ठीक है। कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो पहला कथन है, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, सही कथन है। दूसरा, ट्रांसफार्मर का उपयोग कम दूरियों तथा विद्युत ऊर्जा का वितरण करने के लिए किया जाता है, नहीं, ये गलत है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर एक है, केवल एक कथन जो है सत्य है दोस्तों, ठीक है। और ट्रांसफार्मर का उपयोग जो है लंबी दूरियों तक विद्युत ऊर्जा वितरण करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ कम दूरी लिख देता, गलत है। आगे बढ़ते हैं, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, बताइए। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1929, ठीक है दोस्तों। और पूछ लेता है नोबेल पुरस्कार का किस वर्ष, तो 1901 में। ग्रैमी पुरस्कार पूछता है तो 1958 में इसका स्थापना हुआ था। और कलिंग पुरस्कार 1952 में, ज्ञानपीठ 1965 में, दादा साहेब फाल्के 1969, बोरलॉग पुरस्कार 1973, मैन बुकर 1969 में, और वाजपेयी पुरस्कार 1992 में, और पुलित्जर पूछता है तो 1917 में, ठीक है। सभी को ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए, जो 18 और 21 को होने वाला है उसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यामिनी कृष्ण मूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा आपके भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों के लिए, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है, बताइए। साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर होगा साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूमि, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट होगा 42 नंबर प्रश्न है, नीति का विलोम बताइए। तो हिंदी है तो इसका आंसर बताइए, नीति का विलोम होता है अनीति, ठीक है। नेक्स्ट मिलान करने वाला है, एक तरफ समिति और दूसरी तरफ विषय है, तो चलिए इसको भी मिलाते हैं। तो बताइए, विमल जलान समिति किससे संबंधित है,
तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के पास पूंजी संबंधित है, तीसरा से मिल जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद है आपका बलवंत राय मेहता समिति, ये तो पंचायती राज से है, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था से, सॉरी दोस्तों, ये पंचायती राज व्यवस्था से हो गया। और एल एम सिंघवी समिति, ये किससे होगा, तो ये पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता से है, ठीक है, एल एम सिंघवी, याद रखिएगा, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा, ठीक है। और संथानम समिति जो है भ्रष्टाचार निवारण से है, दूसरा से मिल जाएगा, संथानम समिति भ्रष्टाचार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और प्रमुख बोल देते हैं आयोग, और उसका विषय आप लोग सुन लीजिएगा। सरकारी आयोग किससे है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध से है, ठीक है। मंडल आयोग सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को पहचान दिलाना है, ठीक है। चिल्लैया समिति भारत में कर सुधार से संबंधित है। राजमन्नार केंद्र राज्य संबंध। कस्तूरी रंगन राष्ट्रीय शिक्षा नीति से है। और एन मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार का सुझाव से है, ठीक है। और बोहरा समिति पूछ लेता है तो यह है भारत में अपराधी राजनीतिक गठजोड़ की जांच के लिए बोहरा समिति है। तो ध्यान दीजिएगा इस सभी पर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है 44 नंबर, भारत में जेंडर बजटिंग की शुरुआत कब हुई, बताइए। भारत में जेंडर बजटिंग शुरुआत हुई कब, केंद्रीय बजट 2005-06 में हुआ था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2005-06 में, ठीक है। और जेंडर बजटिंग को लागू करने वाला पहला देश कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, जो 1984 में लागू किया था। नेक्स्ट है हिंदू विकास दर का संबंध किससे है, तो हिंदू विकास दर का संबंध जीडीपी से है। आंसर हो गया जीडीपी, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आसान है लेकिन कभी कभी गलत हो जाता है। तो जीडीपी से है हिंदू विकास दर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा मित्र विभूषण सम्मान प्रदान किया गया है, तो मित्र विभूषण जो है श्रीलंका के द्वारा प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रीलंका, ठीक है, याद रखिएगा श्रीलंका का है। नेक्स्ट मिलान करने वाला है, एक तरफ आपका क्या है, व्यक्ति है, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र है। तो बताइए हेमंत कुमार किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों, तो हेमंत कुमार चिकित्सा से संबंधित है, पहला सही मिल गया। उसके बाद भीम सिंह भावेश, ये किससे संबंधित है, इस सामाजिक कार्यकर्ता से संबंधित है, ठीक है। किशोर कुणाल, ये किससे संबंधित है दोस्तों, तो किशोर कुणाल जो है इनको मरणोपरांत मिला है, तो ये आपके सिविल सेवा से संबंधित है, चौथा से मिल जाएगा। और निर्मला देवी, ये किससे संबंधित है, कला से है, ठीक है, निर्मला देवी कला से है। इन सभी को दोस्तों जो है कि मिला है कौन सा, पद्मश्री सम्मान मिला है 2025 का, ये सभी बिहार के हैं, ठीक है। तो एक और है अध्यात्मवाद से, इसको मिला है विजय नित्यानंद सूरीश्वर जी महाराज को, ठीक है। ये सभी लोग बिहार से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा सबका नाम और संबंधित क्षेत्र, ठीक है। तो इसका आंसर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट होगा इसके बाद, सॉरी दोस्तों, कितना नंबर होगा उसके बाद दोस्तों, 48 नंबर, ठीक है। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी, तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस व्यक्ति की अध्यक्षता में हुआ था, बताइए। तो यह हुआ था आपके स्वामी शाहजहां सरस्वती की अध्यक्षता में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ईयर पूछ देगा तो 11 अप्रैल 1936 को, डेट सही पूछेगा तो 11 अप्रैल हो जाएगा, और ये 1936, ठीक है। और एक और पूछता है कि स्वामी शाहजहां सरस्वती ने बिहार में औपचारिक किसान सभा की स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से ईयर पूछता है कब किए थे, तो 4 मार्च 1928 को किए थे। आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य में रज्जुक किसे कहा गया है, बताइए। मौर्य साम्राज्य में रज्जुक किसको बोला गया है, बताइए दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो रज्जुक बोला गया है धर्म की प्रचार प्रसार करने वाला अधिकारी को, ठीक है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। और यहाँ से अब बताइए, और आगे बढ़ते हैं। ध्यान देख लीजिएगा, मौर्य साम्राज्य में जो होता है ना अधिकारी और संबंधित विभाग, वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है, पूछ देता है कभी कभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार करना है आपको, और उपयुक्त में से कौन सा प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, बताइए। इनमें से कौन जो है प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, तो आरबीसी प्लाज्मा में नहीं होता है, आरबीसी भी नहीं होता है, और कौन नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी भी नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जो है प्लाज्मा में नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय शोधकर्ताओं ने प्राचीन पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ पर खोजे हैं, तो ये खोजा है आपके गुजरात के कच्छ क्षेत्र में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में। नेक्स्ट है, मिलान करना है, पहाड़ी और चोटी को मिलाना है, ठीक है। तो मैकाल पहाड़ी की चोटी कौन सा है इनमें से, बताइए। तो मैकाल जो है अमरकंटक है इसका, ठीक है, तो दूसरा से मिल गया। सतपुरा किससे मिलेगा, तो सतपुरा का चोटी है धूपगढ़ी, ठीक है। और नीलगिरी की चोटी का नाम क्या है, दुद्धा बेटा है। और अरावली का है आपका गुरु शिखर, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, आंसर तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट है, अवक्रिया है 4Fe प्लस 3O2, उसके बाद बन गया 2Fe2O3, उदाहरण है, किसका उदाहरण है बताइए। तो ये अभिक्रिया जो है दोस्तों किसका उदाहरण है, तो ये आपका उदाहरण है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी,
ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताइए। इन कथनों में से कौन सा कथन जो सही नहीं है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी जो है सही नहीं है। इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, ये कथन गलत है। पानी में इथेनॉल घुल जाता है। ठीक है, बाकी इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है, सही है। इथेनॉल को सामान्यतः एल्कोहल कहते हैं, ये भी सही है। इथेनॉल अक्सर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। ध्यान रखिएगा, जो गलत गलत था, हमको गलत ही छांटना था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 55 नंबर। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा बताइए इसका। तो इसका पहला कथन है तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे, हाँ ये सही है। शंकर देव को असम का चैतन्य कहा जाता है, ये भी सही है। तीसरा है तुकाराम ने दास बोध नामक ग्रंथ की रचना किया, गलत है। ठीक है, दास बोध नामक ग्रंथ की रचना रामदास ने किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और चौथा है एकनाथ ने रामायण पर टीका लिखा था, ये भी सही है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया, जो गलत है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूचीवान सूचियों को मिलान करना है, तो चलिए इसको भी मिलाते हैं। तो पहला है अंबर का युद्ध, ये कब हुआ था? तो 1749 में हुआ था, तीसरा से मिल जाएगा। उसके बाद है प्लासी का युद्ध, तो 1759 में हुआ था। प्लासी 1757 में हुआ था, तो पहला से मिल जाएगा, प्लासी का युद्ध हो गया। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, और बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था। ठीक है, सभी को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वर्ष 1932 में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था, बताइए। हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? तो उसका पूर्व नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग। ठीक है, गांधी जी ने कब हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? तो 1932 में किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, बताइए। भारत में जनहित याचिका के प्रवर्तक कौन है? तो है आपके जस्टिस VR कृष्णा अय्यर और जस्टिस PN भागवती। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा। और जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति सबसे पहले अमेरिका में 1960 के दशक में हुआ था। ठीक है, और भारत में इसकी शुरुआत 1980 के दशक में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन चुनना है। तीनों कथनों में से असत्य कथन कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों कथन असत्य है। ठीक है, पहला कथन है डाक विभाग ने देश भर में शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की किफायती दर पर डिलीवरी के लिए परंपरा पोस्ट नामक डाक सेवा शुरुआत की। नहीं दोस्तों, परंपरा पोस्ट नहीं, बल्कि उसका नाम है ज्ञान पोस्ट। ठीक है, इसलिए गलत था। ठीक है, दूसरा कथन गलत है ये भी। तो इसका सही क्या होगा? तो ये है आपका तमिलनाडु के मेलूर में उत्तर पांड्यकाल के 800 साल पुराने राम मंदिर की खोज की गई थी, ये दिया है इसका। तो ये गलत है। तो वहाँ राम मंदिर नहीं बल्कि शिव मंदिर की खोज की गई है। आंसर होगा शिव मंदिर यहाँ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है, तीसरा कथन है झारखंड भारत का पहला राज्य है जहाँ वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया, ये सही है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया, जो गलत था। 1 और 2 गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है फसाई का पूर्ण रूप बताइए। FSSAI का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? तो इसका होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, इसको पूछ देता है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसका कौन नंबर? 61 नंबर। ठीक है, चलिए ये तो मैथ है, तो इसका आंसर बताते हैं। तो 61 का आंसर सी हो गया, 1/16 गुना। ठीक है, अब 62 नंबर देखते हैं। तो 62 नंबर मिलान करना है, नेत्र के भाग और कार्य और विवरण से मिलाना है। ठीक है, तो बताइए आपका कॉर्निया का कार्य क्या है दोस्तों? तो कॉर्निया का कार्य है प्रकाश को अपवर्तित कर भीतर प्रवेश करने देना, वो कॉर्निया करता है। ठीक है, उसके बाद है आइरिस। आइरिस का काम है नेत्र का रंगीन भाग जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, वो आइरिस है। ठीक है, उसके बाद पुतली है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है कौन? पुतली करता है। उसके बाद है संवेदनशील परत, जहाँ प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब रेटिना बनता है। तो इसका मिला दिया, सामने सामने मिलाया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस संवैधानिक संशोधन के बाद की गई, बताइए। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस संवैधानिक संशोधन के बाद हुआ था? तो उसकी स्थापना जो है दोस्तों 89वां संविधान संशोधन के बाद होता है। ऑप्शन बी होगा 89वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर। ये भी मिलान करना है, विषय और लक्ष्य वर्ष मिलाते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी मिला देते हैं। तो पहला आपका भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य कब तक है? ये लक्ष्य जो है 2035 तक है। ठीक है, इसके आंसर ऑप्शन 3 हो गया है। उसके बाद भारत को ऊर्जा स्वतंत्र या आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य कब तक है? तो वो है आपका 2047 तक। तो पहला से मिल गया। इसके बाद नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य कब तक है, बताइए। तो ये है आपके 2026 तक है। और एक हो गया भारत द्वारा नेट जीरो शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है 2070 तक। सभी को साथ में ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, और भी पूछता है कि
और भी कुछ जान लेते हैं जो आ सकता है आपके एग्जाम में। जैसे भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य कब तक है? 2047 तक है, ठीक है। एड्स खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक है। यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य 2025 तक है, ठीक है। ये सभी को ध्यान में रखिएगा। और एक और है, सभी गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक है? ये भी 2025 है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने दुर्लभ हीलियम समृद्ध तारे A980 खोज की है? तो A980 खोज कौन किया है? तो है भारतीय खगोल भौतिक संस्थान। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। भारतीय खगोल भौतिक संस्थान बेंगलुरु। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया था? बताइए, सबसे पहले जीवित कोशिका का पता कौन लगाया था इनमें से? तो वो थे आपका लीवेनहॉक थे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लीवेनहॉक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1215 में तराइन का युद्ध किसके मध्य हुआ था? बताइए, तराइन का युद्ध जो है किसके मध्य हुआ था? 1215 में हुआ था तराइन का युद्ध, ध्यान रखना है। और ये हुआ था इल्तुतमिश और यलदौज के बीच। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश और यलदौज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे मैथ है दोस्तों, तो इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। तो इसका आंसर पहला है 431.20। फिर अगला का आंसर है 5.12 है, ऑप्शन डी है, ठीक है। तो 17 नंबर क्वेश्चन है अब, 1937 में हुए चुनाव में कांग्रेस को निम्नलिखित में से किन दो प्रांतों में स्पष्ट बहुमत नहीं मिली? बताइए। तो कहाँ नहीं मिला स्पष्ट बहुमत? तो है पंजाब और सिंध में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर है पंजाब और सिंध में, ठीक है। और ये चुनाव संपन्न कब हुआ था? फरवरी 1937 में, ठीक है। फरवरी माह दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 1927 में गठित बटलर समिति का उद्देश्य क्या है? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बटलर समिति का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका उद्देश्य है भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बटलर समिति का गठन 1927 में किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास बोर्ड DRDO ने किस लड़ाकू विमान से गौरव ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है? बताइए, किससे किया है? तो इसका आंसर होगा सुखोई 30 MKI से, ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, राजस्थान में देशी विदेशी निवेशों को बढ़ावा देने के लिए राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन दिसंबर 2025 में किस शहर में होगा? बताइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, होगा जयपुर में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयपुर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विष्णु का पहला उल्लेख किस वेद में मिलता है? बताइए दोस्तों, विष्णु का पहला उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। आंसर होगा ऋग्वेद में, ठीक है। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,580 ऋचाएँ हैं, ठीक है। और ऋग्वेद के पढ़ने वालों को होत्री कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, तो चलिए पढ़ते हैं कथन। तो इसका पहला कथन है, प्रायद्वीपीय नदियों की घाटियाँ कम गहरी एवं उथली होती है, सही कथन है। कारण दिया है, इन नदियों का ढलान एवं प्रवाह कम होता है, ये भी सही है। तो इसका क्या है? कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी सही है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर इसके बाद क्वेश्चन। 76 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय तापमान का कारण नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा गैस जो है भूमंडलीय तापमान के कारण नहीं है? तो है SO2। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, SO2 जो है नहीं है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सबसे सामान्य सरल स्थायी ऊतक है? बताइए, सबसे सामान्य सरल स्थायी ऊतक कौन है? तो वो है आपका पैरेनकाइमा। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पैरेनकाइमा, ठीक है। पैरेनकाइमा जो है इस पौधे में सबसे आम और अधिक पाया जाने वाला है, ठीक है। पैरेनकाइमा कोशिका जीवित होती है, ध्यान रखिएगा। और यह मुख्य रूप से भोजन के भंडारण, प्रकाश संश्लेषण और ऊतक की मरम्मत का कार्य करता है। कोलेनकाइमा का क्या है? ये भी जीवित कोशिका होती है जो पौधे को यांत्रिक सहारा और लचीलापन प्रदान करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और स्क्लेनकाइमा भी ध्यान रखिएगा, इसका काम है ये कोशिकाएं मोटी और सख्त कोशिका भित्ति वाली होती है जो परिपक्व होने पर अक्सर मृत हो जाती है। इसका मुख्य कार्य पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करना है स्क्लेनकाइमा का, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? मिलान करना है, कोशिकांग और उपनाम मिलाना है, ठीक है। तो बताइए, चलिए इसको भी मिला देते हैं। तो पहला है आपका केंद्रक। केंद्रक किससे मिलेगा? कोशिका की समस्त क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है केंद्रक। तीसरा से मिलेगा राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण केंद्र है, तो पहला से मिला दिए। उसके बाद क्रोमोसोम क्या है? तो क्रोमोसोम है आनुवंशिक गुणों का वाहक है, तो ये दूसरा से मिल जाएगा। और लाइसोसोम है कोशिका की आत्महत्या की थैली है, ठीक है। तो इसके आंसर कौन सा हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर, हाल ही में 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन जीलेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए, जीलेक्स 2025 का आयोजन जो है नई दिल्ली भारत में किया गया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर है नई दिल्ली भारत में, ठीक है। इसका थीम था नई दुनिया तक पहुंचना, एक अंतरिक्ष अन्वेषण पुनर्जागरण, ठीक है।
आगे का क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? बताइए, लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट ये किसको प्रस्तुत करती है? तो ये करती है लोकसभा स्पीकर को। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा, लोकसभा स्पीकर को करता है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। और लोक लेखा समिति में कितना सदस्य होता है, ये पूछ देगा क्वेश्चन। बताइए, लोक लेखा समिति में कितना सदस्य होता है? तो इसमें जो है टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा से और 7 होता है राज्यसभा से। ठीक है, और प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, जो सभी के सभी लोकसभा से होते हैं। और प्राक्कलन समिति का के गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था, जॉन मथाई की सिफारिश पर। ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्या करना है, कौन सा निम्न सार्थक क्रम होगा? सार्थक क्रम से जाना है दोस्तों। तो इसका आंसर जान लेते हैं। तो आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट रीजनिंग है, तो इसका भी आंसर बता देते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 255 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत कहाँ हुई? बताइए, इसका शुरुआत जो है कहाँ हुआ है? तो वह दम्मम जो है सऊदी अरब में हुआ है। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन डी हो गया है, दम्मम में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शहर को हाल ही में यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए नामांकित किया गया है? तो वो किया गया है लखनऊ को। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं? बताइए, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? तो उसको बोलेंगे हाइपर ग्लाइसीमिया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपर ग्लाइसीमिया। ठीक है, और हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है? ये होता है रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्य से कम होगा तो हाइपोग्लाइसीमिया, और अधिक हो गया तो हाइपर ग्लाइसीमिया। ठीक है, उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस, ये क्या है? तो ये है एक चयापचय क्रिया है जिसमें ग्लूकोज पायरुविक एसिड में परिवर्तित करके ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, एक और ग्लाइकोसूरिया क्या है? तो ये है, यह मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति को कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन चयन करना है इसमें। तो पहला कथन है, वह राज्य सरकार का वास्तविक मुखिया है, तो सही है। वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, ये भी सही है। तीसरा, इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये भी सही है। चौथा है, राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की परामर्श दे सकता है, नहीं, यही गलत है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, राष्ट्रपति को जो है राज्यपाल करता है ये सब काम। ठीक है, और नियुक्ति पूछ लेगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 164 के तहत है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और एक और है, किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी का कार्य करता है? तो है अनुच्छेद 167 को। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्रोएशिया यात्रा के दौरान जाग्रेब विश्वविद्यालय में किस विषय की चेयर स्थापना या नवीनीकरण पर समझौता हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा? वो हुआ है हिंदी पर। आंसर का ऑप्शन नंबर है हिंदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर, निम्न में से बिंदुसार ने यूनानी शासक के किन चीज़ों की मांग की थी? बताइए, किन चीज़ों की मांग किया था? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, केवल 3। ठीक है, यानी सिर्फ दार्शनिक का मांग है। आंसर हो गया ऑप्शन 3, सॉरी ऑप्शन नंबर है केवल 3 सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस मौर्य शासक ने नेपाल में ललित पाटन नामक शहर बसाया? बताइए, ललित पाटन नामक शहर नेपाल में कौन बसाया? अशोक बसाया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। ठीक है, अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक जो है 269 ईसा पूर्व में हुआ था, और शासक बनने से पहले अशोक जो है उज्जैन का राज्यपाल था, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 90 नंबर दोस्तों। तो 90 नंबर निम्नलिखित में विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसमें से सही कथन कौन है, चयन करना है। ठीक है, तो पहला कथन, ध्वनि का मोटा या पतला होना इसकी तीव्रता द्वारा निर्धारित होता है, नहीं, गलत है। दूसरा, ध्वनि की गुणता द्वारा समान तत्व और समान प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर किया जा सकता है, सही है। प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है, ये भी सही है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन ए सही हो गया, केवल 2 और 3 सही है दोस्तों। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो नेक्स्ट 91वां प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है? बताइए, इनमें से कौन जो है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है? तो हो जाएगा तराजू जो है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। ठीक है, और किसी भी उत्तोलक की दक्षता जो है 100% से कम होता है, हमेशा ज़्यादा नहीं होता है, 100% से कम ही होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल और जान लेते हैं। जैसे प्रथम श्रेणी में कौन कौन आता है? तो पिलास हो गया, कैंची, तराजू, नेल कटर, चापाकल का हैंडल, साइकिल का ब्रेक, सीसॉ, सरसी, ये सभी जो है प्रथम में आता है। द्वितीय में कौन कौन आता है? तो उसमें आता है सरौता, खैनी काटने की मशीन, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिया वाला कूड़ा गाड़ी, ये सभी द्वितीय में आता है। और तृतीय में पूछता है, तो तृतीय में कौन कौन है? चिमटा हो गया, किसान का हल हो गया, हाथ में बेलना हो गया, ये सभी तृतीय में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर प्रश्न है, कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, वह निम्न में से किस पर निर्भर करता है? बताइए,
किस पर निर्भर करता है कि तैरेगा या डूबेगा? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो आंसर हो गया कौन सा? ऑप्शन सी से हो जाएगा। वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर पर निर्भर करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है? बताइए इनमें से कौन जो है एक द्वीपीय देश है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, साइप्रस जो है द्वीपीय देश है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा का दूसरा वायु प्रदूषण एवं स्वास्थ्य पर वैश्विक सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था? ये तो बताइए कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है आपके कार्टाजेना, कोलंबिया में। आंसर हो गया कार्टाजेना, कोलंबिया में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर प्रश्न है, जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उनमें से उसे कौन सा वेतन और भत्ता प्राप्त होता है? बताइए। तो होता है राज्यसभा के सभापति का वेतन। ठीक है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। तो 96 नंबर प्रश्न है, रीजनिंग है, तो इसका आंसर बता देते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण। ठीक है। नेक्स्ट है, जेजुनम किसका अंग है दोस्तों? बताइए। तो आपको याद ही होगा, जेजुनम जो है छोटी आंत का मध्य भाग होता है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, हो गया छोटी आंत का भाग है। ठीक है। छोटी आंत 3 भाग में होता है छोटी आंत का। एक होता है ग्रहणी, जिसको डिओडिनम बोलते हैं, एक होता है जेजुनम और एक होता है इलियम। ठीक है। तीनों याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो 98 नंबर प्रश्न है, हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने किस देश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया है? तो कौन किया है बताइए? तो वो किया है आपका स्वीडन में। ठीक है। आंसर हो गया ऑप्शन डी, स्वीडन में किए हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 99 नंबर प्रश्न है, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन प्राप्त होने के कितने समय के भीतर लोक सूचना अधिकारी को जवाब देना अनिवार्य होता है? तो वह है आपके 30 दिन के भीतर, यानी 1 महीना के भीतर कर देना है आपको जवाब। ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कीट और संचारित रोग को मिलान करना है। ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं। पहला है आपका मादा क्यूलेक्स, ये कौन सा रोग फैलाता है? तो मादा क्यूलेक्स जो है फाइलेरिया होता है। आंसर हो गया चौथा से मिल जाएगा। और मादा एनोफिलिस से तो जानबे करते हैं मलेरिया होता है, तो तीसरा से मिल गया। घरेलू मक्खी से हो जाता है आपको कौन सा रोग? तो हैजा होता है, पहला से मिला दिए। और बालू मक्खी से कौन सा होता है बताइए? तो बालू मक्खी से कालाजार हो जाता है, दूसरा से मिल गया। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया, सही हो गया। ठीक है। और एक होता है मादा एडिज मच्छर से, उससे पित्त ज्वर होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।